हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। 2-5 दिन के बाद में मुलाकात हो रही है, लेकिन ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी आपसे, क्योंकि आपका साथ नहीं छोड़ने वाला मैं। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक यूं ही मुलाकात होती रहेगी, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि करत करत के अभ्यास जड़मति सुजान, रस्सी आवत जावत तो सील पड़े निशान। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। हिंदी में भी बोल दिया है मैंने, अंग्रेजी में भी बोल दिया है कि प्रैक्टिस ही आदमी को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। आज से नॉन फिक्शन का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साइंस फिक्शन, जो कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है। 2 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उम्मीद यही करके आया हूँ आज की एक पार्ट को ख़त्म करवा दूँ, तो शायद एक पार्ट ख़त्म हो भी जाएगा। अगर आपने साथ दिया तो ऐसे ही हम नॉन फिक्शन को ख़त्म कर लेंगे। तो बिना समय गवाए चलते हैं अपने टॉपिक पे, साइंस फिक्शन। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? साइंस फिक्शन। टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी? साइंस फिक्शन। ऑन साइंस फिक्शन चैप्टर साइंस के बारे में बातें करता है। 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे हम। एक प्री साइंटिफिक यूनिवर्स होगा, जो कि जो साइंस आई थी अपनी, विज्ञान कथा वस्तु आई थी, उससे पहले के संसार के बारे में राइटर हमारे से बात करेगा। और एक साइंटिफिक यूनिवर्स के बारे में बात करेगा, जो कथा वस्तु विज्ञान वाला यूनिवर्स है, उसकी बात करेगा। पहले क्या होता था, साइंस की जगह कैसे लोग काम करते थे, साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है। इसाक असीमोव, उनका जन्म 1920 में हुआ था और मृत्यु 1992 में हो गई थी। ठीक है, इसाक असीमोव। सुंदर तस्वीर है, और जो भी राइटर आते हैं अपने, उनकी तस्वीर हमेशा सुंदर ही होती है। चश्मा लगा रखे हैं, ठीक है, चश्मा मेरी तरह ही दिख रही है इनकी, तो बहुत ही शानदार चश्मा है इनकी। ठीक है, तो इसाक असीमोव द्वारा लिखा गया है ऑन साइंस फिक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? ऑन साइंस फिक्शन। ध्यान से सुनना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे करते जाना है आपको। इसाक असीमोव, इसाक असीमोव वाज ए रशियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर एंड बायोकेमिस्ट। ये रशियन बॉर्न, रशिया में तो इनका जन्म हुआ था, और अमेरिकन ऑथर थे ये, एंड बायोकेमिस्ट, और रसायन शास्त्री थे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में काम करते थे, जीव रसायन विज्ञान में काम करते थे। तो इनका जन्म रशियन में हुआ था, हालांकि रहने मतलब जन्म तो रशिया में हुआ था, लेकिन अमेरिका में जाके इन्होंने काम ज़्यादा किया। तो ऑथर कहाँ के माने जाएंगे? अमेरिकन ऑथर है, अमेरिका में इन्होंने ज़्यादा काम किया है। ठीक है, ही वाज ए हाईली सक्सेसफुल एंड exceptionally prolific writer, best known for his works on science fiction and for his popular science books। ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और एक्सेप्शनली प्रोलिफिक और राइटर, और विचित्र रूप से सृजनशील राइटर थे, जिनको बेस्ट रूप से जाना जाता है, अच्छे तरीके से जाना जाता है इनके साइंस फिक्शन के लिए। किस काम के लिए? साइंस फिक्शन के लिए। एंड फॉर हिज पॉपुलर साइंस बुक्स, और विज्ञान में इनकी जो प्रसिद्ध किताबें हैं, उन प्रसिद्ध किताबों के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ असीमोज popularized science books explain science concepts in historical way। इनकी जो प्रसिद्ध किताबें हैं, उनमें साइंस को ये हिस्ट्री, इतिहास के तरीके से क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। साइंस को भी इतिहास के तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। गोइंग बैक एज फार एज पॉसिबल, इतने पीछे चले जाते हैं, कहने का मतलब जब साइंस डेवलप ही नहीं हुई थी, तो उस युग में चले जाते हैं, और उसी इतिहास के तरीके से ये अपनी किताबों में लिखते हैं, उसी तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो गोइंग बैक एज फार एज पॉसिबल टू ए टाइम व्हेन द साइंस इन क्वेश्चन वाज एट इट्स सिंपलेस्ट स्टेज।
कि इतने पीछे चले जाते हैं अपनी किताबों में इनमें कि जो साइंस कथा वस्तु थी, जो साइंस थी, वो केवल एक साधारण क्वेश्चन था, एक सिंपल साधारण प्रश्न था। इतने पीछे चले जाते हैं कि साइंस केवल फल फूल रही थी, ठीक है, शुरू ही हुई थी। उस युग में जाके साइंस को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपनी किताबों की। इनकी इसाक असीमोव की किताबों की यही खास बात है कि ये जितने ज्यादा हो सके उतने बैक में हिस्ट्री में जाके विज्ञान को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ही आल्सो लेंट हिज नेम टू द मैगजीन, इन्होंने अपना नाम एक मैगजीन को भी दिया था जिसका नाम था असीमोव्स साइंस फिक्शन। क्या नाम था उसका? असीमोव्स साइंस फिक्शन, ये मैगजीन को नाम दिया गया था। असीमोव, इसाक असीमोव, एक बार दोबारा से इनकी तस्वीर देख लीजिए आप, ठीक है। और ऑथर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। रशिया में जन्म लिया था, अमेरिकन ऑथर थे और बायोकेमिस्ट भी थे, ठीक है, सक्सेसफुल थे और एक विचित्र प्रकार के राइटर थे। और ये साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं और उन साइंस पे किताबों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जितना हो सके उतना बैक में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जिस समय साइंस केवल अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, सिंपलेस्ट क्वेश्चन में थी, उस युग में जाके ये हमारे को साइंस समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं हट जाता हूं, ऑथर का इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो। तो ऑथर के इंट्रोडक्शन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं मानता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 1920 में इनका जन्म हुआ था, 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब आगे देखते हैं। ऑथर का इंट्रोडक्शन देख लिया है, चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। अगर मेरे साथ साथ आप बुक रख के बुक पे अंगुली रखते हुए चलते हो, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे देखते हो, वैसे वैसे करते जाते हो, तो आपको बिल्कुल ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे हम। एक तो द प्री साइंटिफिक यूनिवर्स, विज्ञान कथा वस्तु से पहले का संसार, ठीक है। जब विज्ञान थी ही नहीं तो लोग कैसे काम करते थे, जो विज्ञान के काम है, जो साइंस के काम है, वो कैसे करते थे, ठीक है। तो एक तो वो संसार के, उस संसार के बारे में देखेंगे, और एक साइंटिफिक यूनिवर्स, साइंस आने के बाद में क्या हुआ, उस संसार को देखेंगे। तो दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इस चैप्टर को। और आपके जो बुक्स है क्लाइडोस्कोप, क्लाइडोस्कोप में भी ऐसे ही दो पार्ट्स में दे रखा है ये चैप्टर, और उसी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। तो प्री साइंटिफिक यूनिवर्स फॉरवर्ड, भूमिका देखते हैं, भूमिका क्या है इसमें, ठीक है, ये देखना जरूरी है। प्री साइंटिफिक यूनिवर्स, विज्ञान कथा वस्तु के पहले का संसार देखेंगे कि पहले क्या होता था। द एवरी हिस्ट्री देयर इज ए हिस्टोरिक पीरियड, प्रत्येक इतिहास का एक आद्य ऐतिहासिक काल है। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है इतिहास से भी पहले का काल। कोई भी इतिहास है, जैसे आज से 10 साल पहले की ही बात करें या 2 दिन पहले की भी बात करें, तो उसका भी प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है। इन द केस ऑफ साइंस फिक्शन, और विज्ञान कथा वस्तु के मामले में तो द प्री हिस्ट्री लिंगर्स ऑन इवन टुडे इन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड, इस क्षेत्र के कुछ पहलुओं में आज भी ये साइंस फिक्शन से जुड़ी हुई है। मतलब साइंस फिक्शन आज भी उन पहलुओं से जुड़ी हुई है जो प्री साइंटिफिक यूनिवर्स था, जो पहले का यूनिवर्स था, जो आद्य ऐतिहासिक काल था इतिहास का, उसके कुछ पहलू आज भी साइंस फिक्शन से जुड़े हुए हैं। वो देखेंगे कौन कौन से पहलू है, क्या है। जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस में आपको साथ के साथ में सोल्व करवाते हुए चलूंगा। नो टेंशन रहना, आपको केवल ध्यान से सुनना है, ठीक है। बट वाट ऑफ डेट, लेकिन उनका क्या, जस्ट एज आई सेज आर्ट कैन होल्ड अप इट्स हेड विथ एनी फॉर्म ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न मैन, लेकिन उसका क्या, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ये बॉक्स केवल भूमिका तैयार करने के लिए है, आगे ओरिजिनल चैप्टर अपना यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन उसका क्या, जो आई सहज है, जो हिम युग है, वो केवल अपनी फॉर्म बना रहा था, बना सकता था, ठीक है। एनी फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न मैन, जो कि आज के समझदारीपूर्ण व्यक्ति के द्वारा जो फॉर्म बनाई जा रही है, जो उत्पन्न की जा रही है, उसमें आइस एज में केवल वो अपनी फॉर्म बना सकता था, साइंस फिक्शन केवल बना सकता था, ठीक है। आज जो व्यक्तियों के द्वारा वर्तमान समय में जो विज्ञान के अंदर बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा जो उत्पन्न किया जा रहा है,
वो तो था ही नहीं उस समय, ठीक है। सो कैन द प्रीस्टोरिक एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस फिक्शन प्रूव एन एक्सप्लिस्ड लिटरेरी फॉर्म। तो जो पहलू है साइंस फिक्शन के, जो विज्ञान कथा वस्तु के पहलू है, वो प्रूव करते हैं इस चीज को कि एकम्प्लिश्ड लिटरेरी फॉर्म, ये इस चीज को भी पूर्ण करते हैं कि लिटरेरी फॉर्म में वास्तव में उस समय भी साइंस फिक्शन मौजूद था, प्री स्टोरिक एज में भी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? तो इस बॉक्स को देखना है आपको ध्यान से, इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो बाकायदा आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमारा यहाँ से जो चैप्टर चलेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देखिए आप इसको। ठीक है, तो जो प्री साइंटिफिक युग की जो चीज़ें हैं वो आज भी क्या करती है, लिटरेरी फॉर्म को सिद्ध करती है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, और पढ़ने का सही वे यही है, इसी तरीके से अपने को पढ़ना है, नो टेंशन रहना है, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ से ओरिजिनल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कमर कस लीजिए अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से कमर कस लीजिए। अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस फिक्शन को लोग एज ए माउंटेन की तरह देखते हैं कि ये तो एक पहाड़ है, समझ में ही नहीं आ रहा, इसकी तो लैंग्वेज कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं है माय डियर, यहाँ से देखना आप पढ़ने के बाद में साइंस फिक्शन को चुटकियों में उड़ाओगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको। चलो देखते हैं। आई हैव ऑफन मेड द पॉइंट दैट, मैं अक्सर इस चीज की ओर इशारा करता हूँ। राइटर कह रहा है कि मैं अक्सर इस चीज की ओर इशारा करता हूँ, ट्रू साइंस फिक्शन जो वास्तविक विज्ञान कथा वस्तु है, इज ए क्रिएचर ऑफ द लास्ट 2 सेंचुरीज। वास्तव में जो, मैं देखो राइटर कह रहा है कि मैं इस चीज की ओर इशारा करता हूं कि जो रियल साइंस फिक्शन है वो तो पिछली 2 सेंचुरीज की उपज है, उसकी ही क्रिएचर है, उसकी ही क्रिया है। उसी ने मतलब 200 साल में ही उत्पन्न हुआ है ये, पहले तो साइंस फिक्शन था ही नहीं। और हम पढ़ भी कौन सा पढ़ रहे हैं, प्री साइंटिफिक यूनिवर्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि विज्ञान कथा वस्तु से पहले का संसार क्या था, ठीक है। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अक्सर इस चीज की ओर इशारा करता हूँ कि जो ट्रू साइंस फिक्शन है वो तो लास्ट 2 सेंचुरीज, 2 सदियों की क्या है, 2 शताब्दियों की देन है। साइंस फिक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट एज ए पिक्चर ऑफ द फ्यूचर अनलेस एंड until people get the idea that it is science and technology that produced the future। और ये जो साइंस फिक्शन है ये वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। साइंस फिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है एक पिक्चर के रूप में, एक तस्वीर के रूप में। वास्तव में साइंस फिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है जब तक कि लोग इस विचार को ना मान ले कि विज्ञान और तकनीकी फ्यूचर की उपज है। किसको प्रोड्यूस कर सकती है, फ्यूचर को, फ्यूचर में प्रोड्यूस हो सकती है, फ्यूचर को प्रोड्यूस कर सकती है। जब तक लोग इस चीज को नहीं मान लेते तब तक ये वास्तव में एक पिक्चर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। साइंस फिक्शन एक पिक्चर के रूप में कार्य नहीं कर सकता जब तक लोग इसको ऐसे नहीं मान लेते हैं कि ये किसकी उपज है, दैट प्रोड्यूस्ड द फ्यूचर, कि जब तक ये भविष्य का निर्माण नहीं कर देती है साइंस और टेक्नोलॉजी, जब तक हम इसको एक पिक्चर के रूप में मान ही नहीं सकते विज्ञान कथा वस्तु को। तो सबसे पहले तो राइटर ने कहने की कोशिश की कि ये केवल 2 सदियों की उपज है साइंस फिक्शन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये एक पिक्चर के रूप में तब तक नहीं रह सकता जब तक कि लोग इसको ये ना मान ले कि विज्ञान और तकनीकी भविष्य को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस्ड कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। दैट इट इज एडवांसेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वास्तव में क्या है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में का विकास, ये एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, विकास ही है ये साइंस का और टेक्नोलॉजी का। तो एक बार देखिए आप इसको, फिर आगे चलते हैं। तो वास्तव में दैट इज एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये
साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या है, विकास है। और एट द वेरी लिस्ट चेंजेज इन देम, और इसमें वास्तव में बहुत ही कम परिवर्तन है। और एट द वेरी लिस्ट चेंजेज इन देम, इसमें बहुत ही कम परिवर्तन है। दैट आर बाउंड टू मेक द फ्यूचर डिफरेंट form of the present and past, and that thereby hangs to tell। और वास्तव में ये जो साइंस फिक्शन है और ये जो विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में जो विकास है, यही हमारे को बांधे रहता है अलग अलग फॉर्म में। जो प्रजेंट और पास्ट से हम जुड़े रहते हैं, उन चीज़ों से ये चीज़ें हमें बांधे रहती है। मतलब विज्ञान में जो विकास है, टेक्नोलॉजी में जो विकास है, ये चीज़ें हमें प्रजेंट से और पास्ट से, दोनों चीज़ों से बांधी रहती है। ठीक है, और वहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, हैंग सेटेल, देयर बाई हैंग सेटेल, वहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि वास्तव में पास्ट में क्या रहा था और वर्तमान में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। हालांकि फ्यूचर तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन जितना वर्तमान समय तक में जो भी हुआ है, उनके बारे में हमारे से बात करेंगे कौन, इसाक असीमोव जी। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में, पहले पैसेज में आपके इतनी कोई भारी भरकम वोकेबलरी भी नहीं है ये, और इतनी कोई टेक्निकल लैंग्वेज भी नहीं है। केवल कहना चाह रहे हैं कि मैं अक्सर इस चीज़ की ओर इशारा करता हूँ कि जो ट्रू साइंस फिक्शन है वो केवल 2 सदियों की देन है। ठीक है, और ये चीज़ें हमें किससे जोड़ी रहती है, प्रजेंट फास्ट से जोड़ी रहती है। किस प्रकार से अलग अलग फॉर्म में हम जुड़े रहते हैं। जो ये साइंस में और टेक्नोलॉजी में जो विकास हो रहा है, ये विकास हमें पास्ट से कैसे जोड़ता है और प्रजेंट से कैसे जोड़ता है, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, नो वन कुड पॉसिबली गेट दैट आइडिया until the rate of scientific and technologic changes become great enough to be noticed by people in the course of their lifetime। कोई भी व्यक्ति वास्तव में इस विचार को ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेज है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से जो चेंजेज है, वो बहुत बड़े ना हो जाए कि लोग इसको नोटिस करने लग जाए। अपने लाइफ टाइम, अपना जीवन जब तक है तब तक इस चीज को नोटिस करिए कि वास्तव में यार कितना बड़ा चेंज हो गया। तब तक कोई भी व्यक्ति विचार नहीं ग्रहण कर सकता, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक कि लोगों की नज़रों में ये चीज़ें बहुत बड़ी हो के सामने नहीं आ जाए। तब तक कोई भी इन चीज़ों को क्या नहीं कर सकता, नोटिस नहीं कर सकता। दैट कम अबाउट विथ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस से बाई 1800, एंड इट वाज ओनली देर आफ्टर दैट साइंस फिक्शन कुड बी रिटन। और वास्तव में साइंस फिक्शन जो लिखा गया है, वो तो जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति है जो 1800 में हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति के बाद में ही साइंस फिक्शन को लिखा गया है। साइंस उसी के बाद में पनपना स्टार्ट हुई है, साइंस को उसी के बाद में लोगों ने समझना स्टार्ट किया है। ठीक है, पहले तो कहा है कि लोग इस विचार को ग्रहण ही नहीं कर सकते जब तक कि ये जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेज है, ये बहुत बड़े तौर पर लोगों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, तब तक हम इस विचार को ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में साइंस ऐसी थी नहीं थी, या साइंस कैसी होती है। तो फिर बताया है आगे कि ये चीजें तो तब संभव हुई है जब औद्योगिक क्रांति है, उसी के बाद में तो साइंस फिक्शन को लिखना स्टार्ट हुआ है 1800 में। ठीक है, 1800 में क्या हुआ है, औद्योगिक क्रांति, उसी के बाद में साइंस फिक्शन लिखना संभव हुआ है। उससे पहले कोई साइंस फिक्शन नहीं था, उसके पहले केवल प्रकृति के नियम थी। ये कहने की कोशिश कर रहा है कौन, राइटर। तो एक बार देखिए आप इसको। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। ठीक है, 1 मिनट चालू रखिए। 1 मिनट का वक्त।
इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसीलिए थोड़ा नज़रों से ओझल होना पड़ा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे स्टार्ट करते हैं। एंड येट, ठीक है, यहां तक आपने कर लिया होगा। इसको मिटा रहा हूं, स्लाइड को ऊपर ले रहा हूं। इतने दिनों के बाद में तो आपकी क्लास स्टार्ट की है और उसमें भी बाधाएं आ रही है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, एक स्टूडेंट जुड़ गया है हमारे से कि सर मैं तो यहीं पे क्लास में ही बैठा बैठा पढ़ूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन समथिंग दैट कम बिफोर साइंस फिक्शन। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है जो साइंस फिक्शन से पहले आई है। मतलब साइंस फिक्शन तो औद्योगिक क्रांति के बाद में है, 18वीं सदी के बाद में है। ठीक है, 1800 की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद में साइंस फिक्शन को लिखना संभव हुआ है। लेकिन उससे पहले भी कोई ना कुछ चीज थी जो उससे पहले भी आ चुकी थी। ठीक है, साइंस फिक्शन से पहले भी आ चुकी थी। समथिंग दैट वाज नॉट साइंस फिक्शन, ऐसी चीज थी जो वास्तव में साइंस फिक्शन नहीं थी। उससे पहले भी एक कोई चीज थी जो इस साइंस फिक्शन जो विज्ञान है, इस विज्ञान की कमी को पूरा कर रही थी। ऐसी चीज है जो साइंस फिक्शन से पहले थी। अब ये समझाने की कोशिश कर रहा है, और ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम इंट्रोडक्शन में कि ये राइटर ऐसे हैं कि जितना संभव हो सके उतना इतिहास में जाके साइंस को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो साइंस फिक्शन से पहले भी कुछ चीज थी जो इसकी कमी को पूरा करती थी, और वो साइंस फिक्शन नहीं थी। एंड येट फील्ड द सेम इमोशनल नीड्स, और वो वास्तव में उन्हीं भावनात्मक जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। ठीक है, साइंस फिक्शन से पहले, विज्ञान से पहले भी ऐसी चीजें थी जो साइंस फिक्शन की जो समान रूप से इमोशनल भावनाएं हैं, जो नीड्स है, जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करती थी। देयर मस्ट हैव बीन टेल्स ऑफ द स्ट्रेंज एंड डिफरेंट, ये अवश्य ही कहानियां हो सकती है, अजीब और अलग प्रकार की कहानियां हो सकती है। इन कहानियों को आप पढ़ोगे तो ये अलग प्रकार की कहानियां दिखेगी आपको, अजीब कहानियां दिखेगी, लेकिन फिर भी साइंस फिक्शन से पहले कुछ ना कुछ तो था जो साइंस फिक्शन की कमी को पूरा करता था। जो भी जरूरतें थी साइंस फिक्शन की, उन जरूरतों को पूरा करता था। ठीक है, आपको क्लास में डिस्टर्ब नहीं होना है, शांति से बैठे रहना है। ठीक है, तो उन चीजों को पूरा करती थी। ऑफ लाइफ नॉट एज वी नाउ इट, और जीवन ऐसा नहीं था जैसा हम जानते हैं, आज हम जानते हैं वैसा जीवन नहीं था साइंस फिक्शन से पहले। और कुछ चीजें थी जो साइंस फिक्शन की पूर्ति को क्या करती थी, पूर्ण करती थी, उसकी कमी को पूर्ण करती थी। पूर्ति को तो क्या करेगी, कमी को पूर्ण करती थी। एंड ऑफ पावर्स ट्रांसकेंडिंग आर आउन, और ऐसी शक्तियां जो कि हमारे द्वारा उत्पन्न की गई थी, हमारी द्वारा जो उत्पन्न की गई शक्तियां थी, वो ऐसी शक्तियां, ऐसी पावर्स थी जो कि साइंस फिक्शन की कमी को पूरा करती थी। और ये कहानी आपको सुनने में इनमें अजीब लग सकती है, डिफरेंट, अलग लग सकती है, लेकिन फिर भी ये जरूरी थी, क्योंकि साइंस फिक्शन तो 18वीं सदी के, और सबसे पहले ही चैप्टर की शुरुआत में ही राइटर ने कहा है कि मैं बार बार इस चीज की ओर इशारा कर रहा हूं कि साइंस फिक्शन तो केवल पिछली 2 शताब्दियों की देन है। 1800 में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद में ही साइंस फिक्शन को लिखना संभव हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी कुछ ना कुछ अलग था। ठीक है, 1 मिनट आप देखिए इसको, इतने में मैं बात करके समझ लिया होगा, यही उम्मीद करते हैं। टाइम भी आपको मिल रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, इसको पूरा करवाऊंगा। ठीक है, तो
इस पैराग्राफ को दोबारा से समझा देता हूं। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन समथिंग दैट केम बिफोर साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के पहले भी कुछ था जो साइंस फिक्शन से पहले आया था, ठीक है। समथिंग दैट वाज नॉट साइंस फिक्शन, हो सकता है कि वह साइंस फिक्शन ना हो। एंड येट फिल द सेम इमोशनल नीड्स, लेकिन वो इन ही जरूरतों को पूरा करता था जो आज की साइंस जिन जरूरतों को पूर्ण कर रही है, उन्हीं जरूरतों को पूर्ण करती थी वो चीजें जो साइंस फिक्शन से पहले की चीजें थी। और ये कहानियां अवश्य ही अजीब और अलग रही होगी, ठीक है। अजीब और अलग लग सकती है आपको। ऑफ लाइफ नॉट एज वी नाउ इट, और जीवन भी ऐसा नहीं था जैसा हम सोचते हैं। एंड ऑफ पावर्स ट्रांसकेंडिंग आवर और ऑन, और ऐसी शक्तियां जो कि हमारे द्वारा ही चलाई जाती थी, हमारे द्वारा ही आगे बढ़ती थी। ऐसी शक्तियां थी जो साइंस फिक्शन से पहले की बात है ये, कि साइंस फिक्शन से पहले कौन सी चीज क्या करती थी। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 2 पैराग्राफ में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से अगर जैसे जैसे मैंने बताया उन चीज़ों को समझोगे तो कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसाक असीमोव जी। लेट्स कंसीडर, चलो विचार करते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं चलो विचार करते हैं। लेट्स कंसीडर द रिस्पेक्ट दैट पीपुल हैव फॉर साइंस एंड फॉर साइंटिस्ट, ठीक है। जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है लोगों की किसके प्रति, साइंस किसके प्रति, पीपुल हैव फॉर साइंस और फॉर साइंटिस्ट, विज्ञान और वैज्ञानिकों के प्रति जो लोगों की रिस्पेक्ट है, आदर भाव है, और फियर या फिर उनके प्रति जो डर है। पीपुल हैव और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो लोगों के प्रति उसकी रिस्पेक्ट या लोगों के प्रति उनका भय, या दोनों का कॉम्बिनेशन। इनकी बात कर रहा है कि लोग साइंस फिक्शन से कैसी रिस्पेक्ट रखते हैं, कैसा भय रखते हैं, इन दोनों की बात कर रहा है। रेट्स ऑन, ये निर्भर करता है द सर्टेन बिलीव दैट साइंस इज द की टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड द साइंटिस्ट कैन यूज साइंस टू मैनिपुलेट द की। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों में साइंटिस्ट के प्रति और साइंस के प्रति जो इज्जत है या जो भय है, या दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो वास्तव में इस चीज पे निर्भर करता है कि जो साइंस फिक्शन है, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि साइंस फिक्शन चाबी है किसको समझने की, यूनिवर्स को समझने की। इस चीज पे डिपेंड करती है इनकी इज्जत और इनका भय, कि साइंस यूनिवर्स को समझने की एक चाबी है और वैज्ञानिक इस चाबी का उपयोग करते हैं साइंस को समझने में। साइंस तो यूनिवर्स को समझने की चाबी है, लेकिन वैज्ञानिक इस चाबी का उपयोग करते हैं साइंस को समझने में। थ्रू साइंस और विज्ञान के जरिए पीपल कैन मेक यूज ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट एंड इनहेंस ह्यूमन पावर्स। और साइंस के द्वारा ये जो लोग हैं, मेक यूज द लॉज, ये नियमों का पालन करते हैं नेचर टू कंट्रोल, किसको, ये जो नेचर प्रकृति के नियम हैं इनका पालन करते हैं कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट वातावरण को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। और क्या कर लेते हैं, मानव की शक्तियों को इनहेंस कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं मानव की शक्तियों को। कितना अच्छा सेंटेंस आया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसाक असीमोव, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं कि लोगों में जो इज्जत है साइंस के प्रति और साइंटिस्ट के प्रति, या आप भय को ले लो, इज्जत की जगह आप भय को ले लो, या दोनों के कॉम्बिनेशन को ले लो, ये वास्तव में इस चीज पे निर्भर करता है। किस चीज पे निर्भर करता है कि साइंस तो एक चाबी है किसको समझने की, यूनिवर्स को, संसार को समझने की एक चाबी है, और साइंटिस्ट इस चाबी को प्रयोग करते हैं किसको समझने के लिए, साइंस को समझने के लिए, ठीक है। और साइंस के जरिए लोग क्या करते हैं, प्रकृति के जो नियम हैं उनका उपयोग करते हैं किसको कंट्रोल करने में, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में, और मानव की शक्तियों को बढ़ाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द स्टडीली इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग, जो ये लगातार समझ बढ़ रही है, ऑफ द डिटेल्स ऑफ द लॉज, इन नियमों के बारे में जो लगातार समझ बढ़ रही है, ह्यूमन पावर्स विल बी ग्रेटर इन द फ्यूचर। तो मेरे को लग रहा है, ये राइटर कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से ये लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, लगातार ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, धीरे धीरे ये समझ बढ़ रही है, इससे तो लग रहा है
कि जो ह्यूमन पावर है, जो मानव की शक्तियां हैं, वो फ्यूचर में और भी ग्रेटर हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा साइंस को समझ लेंगे तो ज़्यादा शक्तियां प्राप्त कर लेंगे। और आपको पता भी है साइंस के जरिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। आज ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन है, इसके जरिए यहाँ पे ये साइंस की देन है, यहाँ से बैठे बैठे हम कहीं पे भी बात कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको टेलीफोन बोला जाता है। टेले का मतलब होता है डिस्टेंस और फोन का मतलब होता है साउंड, जो दूर की साउंड हमारे को सुना दे, इसीलिए इसका नाम टेलीफोन रखा गया है, ठीक है। तो बेटा जी कहने का मतलब ये है, साइंस से अगर इस तरीके से जैसे साइंस की समझ बढ़ रही है, ठीक है, जिस तरीके से साइंस की समझ बढ़ रही है उस तरीके से तो लगता है कि फ्यूचर में मानव की शक्तियां बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। मानव अपने आप को क्या पता क्या समझने लग जाएगा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का कहना है कि हम तो साइंस का अभी तक कुछ भी नहीं समझी, साइंस बहुत बड़ी है, हम तो केवल एक तिनका भर समझे हैं साइंस का, ठीक है। उसमें ही मानव को देखो क्या क्या सोचने लग जाता है, कैसे कैसे आविष्कार कर दिए उसने। तो साइंस बहुत लंबी चौड़ी है। और इसाक असीमोव जी यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार साइंस की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है, उस तरीके से तो लगता है कि फ्यूचर में जो ह्यूमन पावर्स है विल बी ग्रेटर, वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी इन द पास्ट। जो कि पास्ट में जितनी शक्तियां थी, पास्ट के मुकाबले तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा होगी। जो बीत गया उसमें तो देखो हमारे को जो औद्योगिक क्रांति है उसके बाद भी साइंस का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। तो इसका मतलब है औद्योगिक क्रांति से पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले और साइंस के विकास से पहले बहुत ही कम जानते थे हम, और मानव के पास में शक्तियां भी कम थी। तो जैसे जैसे साइंस की समझ बढ़ी तो ह्यूमन पावर क्या हो गई, इन्हांस हो गई। और लगता है कि जिस तरीके से समझ बढ़ रही है साइंस के प्रति, तो फ्यूचर में तो पास्ट के मुकाबले और भी ज़्यादा पावर इन्हांस हो जाएगी, ठीक है। इफ़ वी कैन इमेजिन, अगर हम कल्पना कर सकते हैं, द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से, इन विच दे विल बी ग्रेटर, कि वो कितने ग्रेटर होंगे, वी कैन राइट आवर स्टोरीज, तो हम हमारी कहानियां लिख सकते हैं कि मानव कितना ज्यादा शक्तियों का मालिक हो जाएगा, कितनी ज्यादा उसके पास शक्तियां हो जाएगी। तो इसके बारे में हम स्टोरियां लिख सकते हैं अगर हम कल्पना कर सकते हैं कि साइंस की समझ जिस प्रकार से बढ़ रही है, इसी प्रकार से बढ़ती रही तो मानव की शक्तियां कितनी ज्यादा हो जाएगी। देखो एक बार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा पैसेज है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इससे हर एक चीज को कंप्लीट करना है आपको, और कहीं पे भी समझ नहीं आता है तो आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलते हैं आगे और इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं आगे वाले पैराग्राफ को, ठीक है। इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि बढ़ती हुई विज्ञान की शक्तियों के बारे में इसाक असीमोव का क्या सोचना है, क्या विचार है उनके, ठीक है। साइंस फिक्शन की इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ठीक है, जो समझ बढ़ रही है साइंस फिक्शन के बारे में, विज्ञान के बारे में जो समझ बढ़ रही है, उस पे इसाक असीमोव की क्या विचार है। तो एज इट इज ये स्टेंजा लिखना पड़ेगा, सॉरी स्टेंजा तो क्या है, ये पैसेज लिखना पड़ेगा, ये पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आपको, यही इसका उत्तर है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ सिर्फ देखते हैं, इन प्रीवियस सेंचुरीज, जो पिछली शताब्दियां हैं, प्रीवियस का मतलब पिछली, जो पिछली शताब्दियां हैं, हाउ एवर, हालांकि, मोस्ट मैन हैड बट ए डीम अंडरस्टैंडिंग, हालांकि ज्यादातर लोगों के पास समझ थी लेकिन डीम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन समझ कम थी। पिछले वाली जो शताब्दियां हैं, पिछले वाले जो दशक, दशक तो नहीं, शताब्दियां, इसका मतलब 100 साल की जो एक शताब्दी होती है, 100 वर्ष का पीरियड होता है, उसे शताब्दी बोलते हैं। जो पिछली सेंचुरीज है, जो प्रीवियस सेंचुरीज है, हाउ एवर मोस्ट मैन हैड बट ए डीम अंडरस्टैंडिंग, लोगों के पास समझ तो थी लेकिन डीम अंडरस्टैंडिंग थी, कम समझ थी। इफ एनी एट ऑल, अगर किसी के पास थी भी, ऑफ सच थिंग्स एज लॉ ऑफ नेचर, तो वह केवल इतनी समझ थी, इतनी समझ थी कि ये तो प्रकृति के नियम है। हालांकि साइंस के बारे में लोगों के पास जो पिछली शताब्दियां हैं उनमें समझ नहीं थी, लेकिन अगर किसी के पास थी भी तो वो डीम अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। और केवल इतनी समझ थी कि ये तो प्रकृति के नियम है। जबकि आज की साइंस क्या कहती है कि ये तो साइंस है, इसमें तो साइंस लगती है, साइंस के नियम अप्लाई होते हैं।
तो उसी को पुराने समय में पिछली शताब्दियों में क्या कह दिया जाता था? प्रकृति के नियम कह दिया जाता था। लोगों के पास समझ तो थी, लेकिन इस समझ को वो केवल एक नाम दे देते थे, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम। दे डिड नॉट नाउ, वह नहीं जानते थे, ऑफ रूल्स दैट वर अनब्रेकेबल, कि ये जो नियम है ये वास्तव में अनब्रेकेबल है, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता उसे अनब्रेकेबल बोला जाता है। ठीक है, कि वो इस चीज को भी नहीं जानते थे कि वास्तव में ये नियम अनब्रेकेबल है। ऑफ थिंग्स एज दे मस्ट बी दैट कुड सर्व नाइदर टू हेल्प us nor to thought us but that might allow themselves to be ridden to glory if we but knew how। ठीक है, इस चीज के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि ये नियम अटूटनीय है। ऑफ थिंग्स एज दे मस्ट बी दैट कुड सर्व नाइदर टू हेल्प और नॉट टू थ्वाट us that the might allow themselves to be ridden to glory। और ये चीजें जो ना तो हमारी सहायता करती थी, ठीक है, जो प्रकृति के नियम थे, केवल साइंस को इतना बोल दिया जाता था पिछली शताब्दियों में कि ये तो प्रकृति के नियम हैं जो कि अटूटनीय हैं, और ना तो ये हमारे को क्या किस में सहायता करते थे, किसी भी चीज में, किसी भी सेवा में सहायता नहीं करते थे, या फिर हमारे को दूर भी, हमसे दूर भी नहीं होते थे। थ्वाट का मतलब होता है फेंकना, दूर हो जाना। ठीक है, हमसे दूर भी नहीं होते थे। और अलाउ देमसेल्व टू बी राइडन टू ग्लोरी, और हमारे को ये नियम इतना अलाउ कर देते थे कि इनके जरिए हम ग्लोरी प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, ग्लोरी के धनी हो जाते थे, ग्लोरी को प्राप्त कर लेते थे, वैभव को प्राप्त कर लेते थे। इफ वी बट न्यू हाउ, अगर हमारे पास इसकी समझ होती कि कैसे, किस प्रकार से हम इसको ग्लोरी के रूप में प्रयोग ला सकते थे, इन नियमों को, इनको, तो वास्तव में हम इनसे क्या प्राप्त कर सकते थे? ग्लोरी, वैभव प्राप्त कर सकते थे, और ज्यादा हमारे लिए सहायता वाले नियम नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और प्रकृति के नियम इनको नाम दे दिया जाता था, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए ये पैसेज। एक बार दोबारा से मैं इसका हिंदी अर्थ करवा देता हूं। इन प्रीवियस सेंचुरीज हाउ एवर मोस्ट मैन हैड बट ए डीम अंडरस्टैंडिंग, जो पिछली शताब्दियां हैं उनमें समझ तो थी लोगों के पास, लेकिन डीम अंडरस्टैंडिंग थी, कम समझ थी। इफ एनी एट ऑल, अगर किसी के पास थी भी, सच थिंग्स एज लॉ ऑफ नेचर, केवल इतनी समझ थी कि ये प्रकृति के नियम है। दे डिड नॉट नाउ ऑफ रूल्स देट वर अनब्रेकेबल, वे नहीं जानते थे कि ये नियम वास्तव में अटूटनीय है, ठीक, दिन को तोड़ा नहीं जा सकता है। ऑफ थिंग्स दे मस्ट बी दैट कुड सर्व नाइदर टू हेल्प us not to thwart us but that might allow themselves to be ridden to glory। ये नियम ऐसे थे, ये चीजें ऐसी थी जो हमारी ना तो सहायता कर सकती थी और ना ही हमारे से दूर हो सकती थी, और केवल एक काम कर सकती थी कि हम इनके जरिए ग्लोरी प्राप्त कर सकते थे। इफ वी बट न्यू हाउ, अगर हम जानते कि कैसे, अगर हम जानते कि कैसे इनसे ग्लोरी प्राप्त की जा सकती है, तो केवल इतनी सहायता कर सकती थी, ये केवल वैभव प्राप्त किया जा सकता था, और ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती थी, ना ही हम इनको अलग कर सकते थे। ठीक है, ये प्रकृति के नियम थे। इस प्रकार से साइंस चलती थी पुराने समय में। लोगों के पास साइंस की समझ नहीं थी, केवल वो इस साइंस को क्या नाम दे देते थे? लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम। ठीक है, देखो एक बार फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमारी सेवा के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती थी, न ही हमारे किसी काम में बाधा डालती थी। ठीक है, केवल हम इसके जरिए क्या प्राप्त कर सकते थे? ग्लोरी प्राप्त कर सकते थे, जो भी कब, जब हम जानते कि हाँ वास्तव में कैसे ग्लोरी प्राप्त की जाती है, इनका कैसे उपयोग किया जाता है, तो हमारे को केवल वैभव प्राप्त हो सकता था। ठीक है, और ये नाम किस नाम से जाना है इनको? नेचर, लॉ ऑफ नेचर। एनी प्रॉब्लम? चलते हैं आगे। हर एक पैसेज, हर एक पैराग्राफ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ नेचर, प्रीवियस सेंचुरीज के बारे में इसाक असीमोव के क्या विचार है?
ठीक है, साइंस फिक्शन के बारे में जो प्रीवियस सेंचुरीज में जो धारणा थी उसके बारे में इसाक असीमोव के क्या विचार हैं कि लोगों में समझ तो थी लेकिन डीम अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, और इसको व्यक्ति क्या नाम दे दिया जाता था, व्यक्ति के द्वारा इसको लॉ ऑफ नेचर नाम दे दिया जाता था, और वो ये भी नहीं जानते थे कि ये अटूटनीय है और ये ना तो हमारी सेवा में सहायता कर सकते थे ना ही हमारे को किसी चीज से दूर कर सकते थे। हाँ, इनके जरिए हम वैभव प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो भी तब जब हम जानते कि वास्तव में इनसे वैभव प्राप्त कैसे किया जाता है, तभी प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। इंस्टीड, इसके स्थान पर देर वाज द नोशन, इसके स्थान पे केवल एक धारणा थी। नोशन का मतलब होता है धारणा। ठीक है, इसके स्थान पर केवल एक धारणा थी, दैट द यूनिवर्स वाज द प्लेथिंग ऑफ लाइफ, कि ये संसार तो केवल जीवन की खेलने की वस्तु है, एंड द विल, इच्छाओं की और जीवन के खेलने की वस्तु है, ये संसार तो और कुछ भी नहीं है। दैट इफ देयर वर इवेंट्स दैट सीम्ड एनालॉग्स, एनालॉग्स का मतलब होता है समान। ठीक है, एनालॉग्स का मतलब क्या होता है, समान। इफ देयर वर इवेंट्स दैट सीम्ड एनालॉग्स, और ऐसी कोई घटनाएं जो इस चीज के समरूप दिखाई देती, टू ह्यूमन डीड्स, जो मानव के कार्य के समरूप दिखाई देती, मानव जैसे कार्य करता है वैसे प्रतीत होती, उसके अनुसार होती, बट दैट वर फार ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, लेकिन वह आकार में बहुत बड़ी होती। दे वर क्राइड थ्रू बाई लाइफ फॉर्म्स रिजेंबलिंग दोज वी नाउ बट ग्रेटर इन साइज एंड पावर्स, तो वह शक्ति में और साइज में वास्तव में हमारे से बहुत बड़े आकार में दिखाई देती। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी होती। ठीक है, तो कोई चीज अगर होती भी मानव कार्य के अनुसार होती तो साइज में इनमें बहुत ही ज्यादा बड़ी होती, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी देखेंगे फिर चलेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, तो कोई चीज मानव कार्य के ह्यूमन डीड्स के अनुसार दिखाई देती है, एनालॉग्स के समरूप दिखाई देती, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में और साइज में इनमें बहुत ही ज्यादा बड़ी होती। तो आगे देखो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कट करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसाक असीमोव जी। केवल धैर्य बनाए रखना है आपको और शांति से सुनना है। बहुत ही ज्यादा बड़ी होती। ठीक है, द बींग्स हु कंट्रोल्ड नेचुरल फेनोमेना, और जो कोई मानव या कोई प्रजाति इनको कंट्रोल, नेचुरल फेनोमेना जो प्राकृतिक घटनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करता, नियंत्रण में करने की कोशिश करता, वर वर देयरफॉर पिक्चर्ड इन ह्यूमन फॉर्म, अगर वो कोई मानव के रूप में होता तो उसको जो भी ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो नेचुरल फेनोमेना है, इन फेनोमेनाज को कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश करता जो कि मानव फॉर्म में है, बट ए सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड साइज एबिलिटी एंड लेंथ ऑफ लाइफ, तो उसको मानव प्रजाति में बहुत ही सुपरमैन अलौकिक व्यक्ति माना जाता। उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत, बहुत ही ज्यादा साइज, एबिलिटीज, ये चीजें मानी जाती है कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत ही अलौकिक व्यक्ति है, इसके पास तो क्या पता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पुराने समय में साइंस की इतनी समझ नहीं है। जैसे पंडित वगैरह कोई, हालांकि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पंडित वगैरह कोई भविष्यवाणी कर देते या फिर कोई जादू टोना दिखा देते, कोई विज्ञान की चीज आपके सामने प्रस्तुत कर देते, तो आप भी ऐसे मानते हो कि पंडित जी बहुत महान है। ठीक है, इनके पास तो पता नहीं कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, साइंस का ही कमाल है ये। तो कोई व्यक्ति अगर इनको जो नेचुरल फेनोमेना है, जो प्राकृतिक घटनाएं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता तो उसको एक सुपर वुमेन के रूप में जाना जाता, अलौकिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता, जिसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत, और ऐसा मानते कि इसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है। समटाइम्स, कभी कभी, दे
वर पिक्चर्ड एज सुपर एनिमल। कभी कभी इनको इस तरीके से माना जाता है कि ये तो सुपर एनिमल है, अलौकिक जानवर के रूप में, कि मानव भी है और जानवर भी है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को जो भी कोई कंट्रोल करता, जो भी कोई नेचुरल फिनोमेना को कंट्रोल करता, तो उनको सुपर एनिमल या सुपर ह्यूमन के रूप में जाना जाता। और एज सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स, या फिर इनको सुपर कॉम्बिनेशन माना जाता, अलौकिक कॉम्बिनेशन, मिश्रण माना जाता मानव का और जानवर का। और ऐसी कहानियां बहुत सारी सुनी है हमने, और ऐसी कहानियां देखी भी है, जैसे जलपरी, जिसकी ये जो कमर है, कमर के ऊपर का हिस्सा तो एक लड़की जैसा होता है और नीचे का मछली जैसा होता है। तो इसका मतलब जानवर और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, या फिर ऐसी मूवीज देखी होगी आपने जिसमें जो धड़ है, ठीक है, जो बॉडी है, वो बॉडी तो आपको घोड़े की दिखाई देगी, और जो गर्दन है, वो गर्दन आपको किसकी दिखाई देगी, कोई व्यक्ति की या किसी महिला की गर्दन दिखाई देगी। ठीक है, तो इनको ऐसे कॉम्बिनेशन के रूप में जाना जाता कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, द कॉन्स्टेंट रेफरेंस टू द ऑर्डिनरी इन द इन्वेंशन ऑफ द अनयूजुअल। जो लगातार कांस्टेंट, जो लगातार रेफरेंस दिया जा रहा है ऑर्डिनरी, जो साधारण, लगातार रेफरेंस दिए जा रहे हैं इन्वेंशन ऑफ द अनयूजुअल, असाधारण आविष्कार के बारे में जो लगातार साधारण रेफरेंस दिए जा रहे हैं, इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, इनकी केवल आशा की जा सकती है। फॉर इमेजिनेशंस आर शार्पली लिमिटेड, क्योंकि हमारी जो कल्पनाएं हैं वो तीक्ष्ण रूप से लिमिटेड है। ठीक है, इवन अमोंग द बेस्ट ऑफ अस, यहाँ तक कि हमारे अंदर जो सबसे अच्छी चीज है उनमें भी हमारी कल्पनाएं क्या है, बिल्कुल सीमित है। एंड इट इज हार्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग रियली न्यू और अनयूजुअल, और ये सोचना वास्तव में ही कठिन है कि वास्तव में नया क्या है और अनयूजुअल असाधारण क्या है। हॉलीवुड सीफी कॉन्स्टेंटली डेमोस्ट्रेट्स, जो हॉलीवुड की मूवी है सीपी, सीपी एक मूवी का नाम है जो लगातार इन चीज़ों को दिखाती है, ऐसे जानवरों को इनको दिखाती है। सीपी नाम की जो मूवी है उसमें देख लेना आप किस प्रकार से मानव का और एनिमल का सुपर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को आज यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लगभग 1 घंटे का हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखिए, इससे आगे का एक्सप्लेनेशन आगे वाली क्लास में करेंगे। आज यहीं तक देखते हैं। ठीक है, इनसे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों चारों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, और मेहनत करते रहना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। आपके अलावा आपको सफल कोई नहीं बना सकता, और आपके अलावा आपको असफल भी कोई नहीं बना सकता। आपने ठान लिया तो ठान लिया कि ये करना है तो करना है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हालांकि पोइम लंबी है, लेकिन फिर भी मैं 2 पंक्तियां इसकी आपको सुनाया मैंने कि किस प्रकार से कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं है। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत पे सब कुछ डिपेंड करता है। दशरथ माझी नाम सुना होगा आपने, वो एक पहाड़ को तोड़ सकते हैं, तो हम एक छोटी सी किताब को नहीं पढ़ सकते क्या? ठीक है, एक छोटे से चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते क्या? और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया मैंने, तो लगता है कि अच्छे तरीके से समझ पाओगे आप और कंप्लीट कर लोगे। जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को देख लेना है, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद में क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आएंगे, क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चंस इस चैप्टर से, और किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है, सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।